जैसा कि जलग्राम जखनी की चर्चा दूर दूर तक हो रही है और कई देशों के लोग भी यहाँ यात्रा कर चुके हैं। मीडिया के तमाम साथी जो है दिल्ली से चल कर के तमाम शहरों से यहाँ की जो विकास की यात्रा है उसको जानने के लिए आते हैं और ये विकास की यात्रा सिर्फ़ और सिर्फ जल के बदौलत संभव हुई है। और ये जो यहाँ पर जल के बदौलत समृद्धि आई, सुख आया, लोगों में जो विपन्नता थी वो संपन्नता में बदली। एक बड़ा कठिन समय सफ़र था जिसको आसान नहीं था तय करना, और इसको सिर्फ आपने एक पहल की और उस पहल के बदौलत पूरा जो समुदाय एकत्रित होकर के, जो समुदाय संगठित होकर जो समुदाय ने पहल की और जो जल के बदौलत ये संपन्नता आई, उसके बारे में चाहेंगे आप विस्तृत रूप से प्रकाश डालें, जिससे जो देश दुनिया के लोग हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो सूखे की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहाँ की खेती सिर्फ पानी की बदौलत बर्बाद हो चुकी है, जहाँ के युवा पलायन कर चुके हैं, उनको भी सीख मिल पाए और वहाँ भी इस तरह की पहल हो पाए। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा गांव जखनी पूरे ज़िले में या कहूँ या पूरे प्रदेश में कहूँ सबसे आर्थिक रूप से कमज़ोर गांव था और इस गांव के लगभग 99% नौजवान गांव छोड़ के चले गए थे। रोजगार नहीं था, आगे बढ़ने के अवसर नहीं थे, कोई साधन नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से जखनी के युवाओं ने, जखनी के नौजवानों ने, जखनी के किसानों ने अपनी मेहनत पर बगैर सरकार की सहायता के इस गांव को सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि दिलाई, और उसमें बहुत बड़ा योगदान मेड़बंदी का है। खेत पर अपने मेहनत से मेड़ बनाई, मेड़ के ऊपर पेड़ लगाई, अरहर आप देख रहे हैं पैदा हो रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात हुई, आज जहां सद्भावना की ज़रूरत है पूरी दुनिया में, वो जो देखने को नहीं मिलती, ऐसी सद्भावना आपको जखनी में देखने को मिलेगी। सब लोग मिल कर के इस गांव में लोगों को मुझे बताने में शर्म लग रही है कि मेरे गांव में जिन लोगों के पास खाने को नहीं था और प्रसन्नता हो रही है, वो व्यक्ति 2 बीघे और 3 बीघे वालों के पास भी नगद पैसे पर ट्रैक्टर है, बैंक से कोई फाइनेंस नहीं है ट्रैक्टर का। तो आज जो गांव की जो स्थिति है, देश दुनिया में जखनी मॉडल माना जाता है, तो जखनी ने अपने आप को बदला, समुदाय ने मिलकर काम किया। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई उसमें मैंने किया, मैं नहीं कह रहा मैंने किया, हमने किया, हम सब ने मिलकर किया, अपने लिए किया, हमने दूसरे के लिए नहीं किया। क्योंकि जल समाज का मुद्दा है, सरकार का है ही नहीं। सरकार के भरोसे पानी नहीं बचाया जा सकता, समाज के सहयोग से पानी बचाया जा सकता है। और इस काम में हमारे साथी लगभग 20 वर्ष से बगैर किसी सरकारी सहायता के इस बात के लिए तैयार नहीं रही कि सरकार आए मेड़बंदी करा दे। सरकार का इस पूरे जखनी के आप देख रहे हैं, कुओं का जो वाटर लेवल आप देख रहे हैं, तालाब भरे हुए आप देख रहे हैं, एक भी नए पैसे का काम तालाब में नहीं हुआ। कोई कहीं 1 पैसे का तालाब में, किसी तालाब में आप देखें काम नहीं हुआ है सरकार के पैसे का। लोगों ने अपने तालाब बचाए हैं। अपना ये सामने आप देख रहे हैं कि तालाब है, ये 5 बीघा तालाब है। इस तालाब को स्वयं 5 बीघा बना के किसान मामून भाई ने तैयार किया। इसमें मछली डाली उन्होंने और इसमें लगभग जो है आप ये 40-50 क्विंटल मछली पैदा करेंगे। 20 फीट गहरा है इसके, अभी पानी इसमें 20 फीट भरा हुआ है और बरसात का पानी है, इसी खेत से पानी आता है, इसमें रह जाता है। जो बरसात का पानी हुआ वो भी इसमें आ जाता है, सिंचाई का पानी हुआ वो इसमें आ जाता है। तो इस पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा पूज्य है तो जल है, और जल में जीवन है, जल में सिद्धि है, जल में समृद्धि है और जल में प्रसिद्धि है। इसलिए मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा कि जखनी जो मॉडल है, जिसका एक ही नारा है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। हम लोगों ने एक चीज किया है, सब्जियां पैदा करने लगे हैं लोग। यहाँ सूखे बुंदेलखंड में बासमती जैसा धान होना, और बासमती पूरे जो बुंदेलखंड में गई वो जखनी की वजह से गई। आज आप चित्रकूट जाइए, लोग पानी के लिए तरसते थे, आप चित्रकूट से इलाहाबाद मार्ग में जाइए, सब आपको बासमती मिलेगा। राजापुर जहाँ पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए, उस पूरे इलाके में धान लगा हुआ है। आप यहाँ से हमीरपुर चले जाइए, महोबा के कुछ भाग में चले जाइए, आप पीताम्बरा पीठ है, पीताम्बरा पीठ में आप जाइए, पीताम्बरा में लगभग दतिया में आसपास सब बासमती लगा हुआ है। तो छतरपुर चले जाइए, खजुराहो के पहले आप जाइए, पूरे इलाके में जो आपका चंदला क्षेत्र है, आप जाइए, धान लगा हुआ है, बासमती धान है। सब्जी लोग पैदा कर रहे हैं, दूध उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं, पानी आया तो सब कुछ आ गया। तो इसलिए, लेकिन सरकार के भरोसे नहीं हुआ, ये समाज ने सहयोग किया। सरकार हाथ खड़ी हुई जखनी मॉडल पर 1050 जलग्राम भारत सरकार ने बनाए। नीति आयोग ने इस गांव को पहला मॉडल गांव बनाया। जिलाधिकारी बांदा, तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा ने यहाँ मिलकर हीरालाल जी यहाँ आए
और उन्होंने इस गांव को इस गांव के कॉन्सेप्ट पर 1070 ग्राम पंचायत में ये मॉडल लागू किया, लिखा पढ़ी में लागू किया। और अटल भूजल योजना जो देश की बड़ी योजना कही गई है वो जखनी मॉडल पर लागू हुई। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये खुशबू गुलाब की पूरे देश में पहुंच रही है और कृषि विश्वविद्यालय से लोग रिसर्च के लिए आते हैं, कृषि विश्वविद्यालय के छात्र रिसर्च के लिए आते हैं, तेलंगाना से लोग आ रहे हैं, देवास से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग सीखने आ रहे हैं। और हमारे यहाँ कुछ भी दिखावा नहीं है। आपको किसी भी खेत में जाना है खुद जाके देख लीजिए, नाला आपके सामने है, कुआं आपके सामने है, तालाब आपके सामने है। और एक नया पैसा ना तो हमने ग्रांट सरकार से अप्लाई की और ना किसी पुरस्कार के लिए अप्लाई किया कि हमें कोई पुरस्कार दे दे, ना ये पुरस्कार का विषय है ही नहीं। हाँ, ये जरूर मैं कहता हूँ कि अगर बासमती धान यहाँ पैदा होता है तो बासमती को धान को अगर चावल के रूप में अगर हम ले जाएं, उसको बेचें, बड़े बड़े प्लांट लगने हैं, तो जितना हमारे बस का था, हमारे किसानों के बस का था, उतना तो हमने किया। जो हमारे बस में नहीं है, जो सरकार का विषय है, वो सरकार को करना चाहिए। तो राज, समाज, सरकार तीनों लोग जब खड़े होंगे तब जखनी की सिद्धि प्रसिद्धि में और आगे प्रगति होगी। अब हमारा, पहले तो हमने अपने खेतों पर किसानों को मजबूत करने का काम किया है और हमने अपनी समृद्धि का काम किया है, अब हम प्रसिद्धि का काम किया है। अब हमारा अगला जो चरण होगा, अब हमारा चरण गाँव के लिए है। हम अपने गांव को मॉडल गांव बनाने की सोच रहे हैं, गांव के घरों को मॉडल बनाने की सोच रहे हैं। गांव में हमारे प्राइमरी नहीं था, लोगों ने बनाया, मेहनत करी, जूनियर बनाया, लोगों ने मेहनत की, राजकीय हाई स्कूल बनाने में मेहनत किया, इंटर कॉलेज इस गांव में हुआ। अब हमारा अगला जो चरण है, अब हमारे अगले चरण में जो हमको मॉडल गांव तो नहीं मैं कह सकता, मॉडल गांव नहीं होने चाहिए, गांव तो परंपरागत ही होने चाहिए, पर हम उस गांव में अपने, हमारा खरंजा बढ़िया हो, हमारी नालियाँ बढ़िया हों, हमारे गांव के घाट बढ़िया तालाबों के हों, कुओं के घाट बढ़िया हों, हमारे यहाँ कैमरे लगे हों, हमारे यहाँ स्कूल अच्छे हों, हम अपने गांव के स्कूलों में एसी लगा हो, बच्चे बढ़िया कंप्यूटर में पढ़ते हों। अब हमारी जो अगली पंचवर्षीय योजना जो हम बनाएंगे मार्च में, वो गांव के लिए बनाएंगे कि हमारे गांव को लोग देखने आए। अब हमारा दूसरा ये है कि ये काम आज पूरे भारत में, पूरे बुंदेलखंड में, उस बुंदेलखंड में जल संकट के लिए लोग चिल्लाते हैं। बुंदेलखंड में 35 नदियां हैं, भारत की सबसे ज्यादा नदियां बुंदेलखंड में, केन है, बेतवा है, बागी है, यमुना है। फिर भी उस दिल्ली से मालगाड़ी द्वारा पानी आता है, जहाँ खुद दिल्ली में पानी नहीं है। तो मैं तो सरकार से ये बात कहूंगा कि जखनी जैसे मॉडल को लागू कराएं, पूरे देश में लागू करिए इस मॉडल को, हर गाँव को जलग्राम बनाइए। जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है, जलग्राम बनाने, जल का मतलब, ग्राम का बनाने का मतलब है जहाँ सूखा हो और वहाँ पर पानी लाया जाए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ऐसे सामुदायिक प्रयासों की जरूरत है। अभी आपने जो यहाँ पर धान की फसल पैदा हो रही है उसको अच्छी मार्केट मिले, उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भी गठन किया है। तो आगे किस तरह का प्लान है जो किसानों की उपज है उसको अच्छे मूल्य दिलाने का? अभी हमारे मित्र हैं, हमारे जो जलग्राम फार्मर प्रोड्यूसर के हमारे डायरेक्टर मेंबर हैं, श्री मामून भाई हैं, अली मोहम्मद जी हैं, निर्भय सिंह जी हैं। अभी हम लोग सब लोग नरेला मंडी से गए थे, वहाँ उन लोगों से बात करके आए हैं। हमारा इरादा ये है कि हम अपनी जो बासमती धान है उसको बांधा में ना बेचें, हम सीधे नरेला मंडी में बेचें, जिससे हमको अतिरिक्त उसका भाव मिले। दूसरा, हम लोगों का विचार ये है कि चावल के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अपना एक यूनिट लगाएं, और हम अभी दूध सहकारी समिति बनाया है हमने गाँव में, वो भी, उसका भी पंजीकरण हो गया है, खाता वगैरह खुल गया है। हमारा पहला लक्ष्य है कि करीब 100 भैंसों से हम अपना काम गाँव में शुरू कराएं। तो 500 लीटर अगर शाम दूध जाए, 500 लीटर सुबह दूध जाए, तो हमारे गांव में कम से कम आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो ये हमारे 7 महिला समूह यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी हम लोग उसमें लगे हैं कि महिलाएं सूत काट रही हैं, कोई कपड़ा का काम सीख रही हैं, कोई सिलाई का काम सीख रही हैं। इस तरह से धीरे धीरे, ये चूँकि लंबी प्रक्रिया है, अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमारे गाँव में पहले क्या था, जीवन जीने के लिए पहले आदमी को चाहिए अर्थ चाहिए। जब पैसा होगा तो कपड़ा भी ले लेगा, पैसा होगा तो मकान ही बना लेगा, पैसा होगा तो गाड़ी ले आएगा, पैसा होगा तो प्रशिक्षण लेगा। तो हमने सोचा पैसा कहाँ है, खेत में है, सोना तो हमारी जमीन उगलती है। तो पहले हमारे क्षेत्र के गांव के लोगों ने मेहनत की खेती पर। अब हमारी जो प्रसिद्धि समृद्धि आ गई, अब समृद्धि के साथ हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को समृद्ध करना है। इस प्रयास में हम लोग सब लोग लगे हैं। हमारे पूरे अभियान में कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई यहाँ पदाधिकारी बड़े लेवल पे है न छोटे लेवल, सब साथ है। हम कहते हैं कोई हमसे आगे ना चले, हमसे कोई पीछे ना चले, हमारे बराबर में चले। ये सिद्धांत मेरा मानना है कि जल की बात जलाशय पर हो, खेती की बात खेत पर हो, और
खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। अंत में जो देश के दूसरे भूभाग हैं, जैसे महाराष्ट्र के तमाम ऐसे भाग हैं जहां जो लोग सूखे से जूझ रहे हैं, उनको क्या किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी गुजरात में द्वारिका की तरफ गया था देखने के लिए। वहाँ मुझे लोगों ने बुलाया कि आप देखिए यहाँ कैसे सूखा दूर हो। महाराष्ट्र के लोग मेरे संपर्क में हैं। जहाँ जहाँ सूखा है मुझे नीति आयोग की तरफ से भी कहा जाता है, जल शक्ति मंत्रालय के लोग भी कहते हैं, केंद्रीय भूजल बोर्ड के लोग भी मुझसे कहते हैं। तो मैं उन सब लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप वर्षा बूंदें जहाँ गिरें आप वहीं रोकिए और अपने यहाँ मेड़ बंद कराइए, मेड़ के ऊपर पेड़ लगाइए, क्योंकि जहाँ पेड़ होगा वहाँ पानी होगा। बगैर पानी के पेड़ हो ही नहीं सकता। इसलिए सभी धर्मों में आप कोई ऐसा धर्म नहीं है। आप देखिए रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी समसून। तो दूसरा एक बात बुंदेलखंड के बारे में कहावत है कि पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। यहाँ का जानवर भी पानीदार है। तीसरी बात हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदास मानुष की जात। तो आदमी को तो हर क्षण पानी चाहिए। और मैं पूरे देश के साथ यही कहता हूँ, सूखा प्रभावित राज्यों से कहूँगा कि वे हमारा जखनी का जो मॉडल है, हमारा जखनी की जो विधि है, जो पुरखों की विधि है, कि आज पूरे देश में जखनी के नाम से जरूर जानी जाती है मेड़बंदी, लेकिन है तो पुरखों की। हमने जगाया, हमारे गांव ने जगाया। आज वो पूरे देश में सब जगह जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार है, हमारे जल शक्ति मंत्रालय है और पर्यावरण के डिपार्टमेंट हैं और सिंचाई लघु सिंचाई के हैं, भूजल के हैं, वो जरूर इस बात के लिए कह रहे हैं कि जखनी की विधि है ये, लेकिन ये पुरखों की विधि है। इस पुरखों की विधि से ही पानी रुक सकता है। बांध प्रलय लाता है, मेड़बंदी प्रलय नहीं लाती है। मेड़ बनाइए और मेड़ से पानी रोकिए। गाँव में तालाबों को भरिए, नालों में पानी रखिए, कुआं साफ रखिए और एक पाठ्यक्रम चलाइए। पानी बचाने का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए किताबों में, प्राइमरी से पानी बचाने की शिक्षा होनी चाहिए। अपना पूरा परिचय देते हुए आप बताएं कि जो आपका गांव है जखनी, कैसे जलग्राम जखनी बन गया और कैसे पूरी दुनिया में, देश ही की बात नहीं करें, दुनिया में बात करें, क्योंकि कई देशों से भी लोग, इजराइल से भी लोग यहाँ आ चुके हैं, तो कैसे इसकी जो चर्चा हुई आप लोगों के, चूँकि जो मीडिया में खबरें आती रही हैं उसमें यही कहा जाता रहा कि गाँव के लोगों ने, कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के गाँव में जो सूखा था, जो बेरोजगारी थी, जो अपराध था, उसको न केवल कम किया बल्कि अपनी जो माली हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको भी सुधारा। तो किस तरह से संभव हुआ? सर, मेरा नाम अली मोहम्मद है। हम लोग भी यहाँ से पलायन कर गए थे। हम कम से कम 9-10 साल जो है बाहर रहे। अब जब बाहर रहे तो हमने देखा कि यार हम तो बाहर हैं, कहाँ लग बाहर रहेंगे। तो जब आए तो हमारी उमा शंकर पांडे जी ने एक मीटिंग बुलाई। अब सब लोगों को बैठाया कि यार ऐसा किया जाए कि इसका जो है कुछ ना कुछ मेड़बंदी वगैरह करके जो है अपने पैदावार की जो है बढ़ाने की क्षमता और जल रोकने की क्षमता बनाई जाए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आपकी अगुवाई में जो कहेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने सब अपना पैसा लगा करके मेड़बंदी की और मेड़बंदी करने के बाद हमें ये पोजीशन आई हमारे यहाँ कि जल 8 महीना यहाँ रुकता है। जब जल बरसता है तो हमने धान लगवाया और उसमें पानी भरा रहा, धान की खेती भी हुई, हमें डबल फायदा हुआ। और सरकार, हम नहीं कह रहे, सरकार ने इस बुंदेलखंड को 1.5 मीटर पानी इस जो है मेड़बंदी से ऊपर दिखाया है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ हमारा वो उसमें योगदान तो है ही है। और हमारे देखते हुए जो है हमारे आसपास के सारे गांव इसको मेड़बंदी को किया और इसका लाभ हुआ। और वो लोग यहाँ कुछ नहीं होता था, हमारे यहाँ ये पूरा जो खेत पड़े रहते थे, एक बार ही होता था। अब सारे यहाँ के जितने हमारे आसपास के गांव हैं, पूरा जिला बासमती का पैदावार कर रहा है और इसकी मेड़बंदी की जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। कितने एरिया में आप बासमती की खेती करते हैं? मतलब यहाँ हमारे पूरे ये बरसंडा है, घोरौंडा है, जखनी है और ये सहेवा हो गया, करौली है। यहाँ पूरे ज़िले में जो है बासमती का जो है अब पैदावार होने लगी है। जी। इसको हमारे जखनी के उससे देख करके तर्ज से।
तो पहले की अपेक्षा और जब यहाँ पर सूखा पड़ा रहता था, बेरोजगारी थी, और आज की अपेक्षा आप कितना अंतर पाते हैं अपने जीवन शैली में, जीवन स्तर में? सर जो है हमारे यहाँ जब चकबंदी हुई, चकबंदी के दरमियान सारी मीलें तोड़ दी गई, क्योंकि इधर उधर फंस गई तो सारी मीलें टूट गई। अब वो पानी बह के निकल जाने लगा, तो यहाँ एक फसल होने में भी परेशानी आती थी, खाने को मुश्किल था। ये समझ लीजिए कि ये एक टाइम का भोजन है तो दूसरे टाइम भोजन नहीं मिलता था, और इसीलिए आदमी पलायन करने लगा। अब जब ये धीरे धीरे जब हमारे पानी जी ने सोच बताई तो मेड़बंदी शुरू की गई, इस पे हमें जो है कारनामा जो है हमारे अच्छे निकलने लगे, तो हमारी सोच बदली कि नहीं यार ऐसा किया जाए तो हमारा जो है जल भराव का स्तर अच्छा ऊपर आएगा। में जो आदमी पलायन कर गया था और गरीबी से जूझ रहा था, वो इस पूरे एरिया में कम से कम 15,000 बीघे में खेती होने लगी। तो यहाँ 2 बीघे का भी किसान है अगर, तो उसके भी पास ट्रैक्टर है। यहाँ कम से कम किसानों के हमारे 25 ट्रैक्टर से कम नहीं होंगे। अपने गांव में छोटा सा गांव है पर 25 ट्रैक्टर से कम नहीं। और सब कोई अपने अपने घर में रहने लगा, पलायन वलायन कहीं नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर खुशहाली है और किसी के कोई मोहताज नहीं है। जैसा कि आपके गांव का जो जखनी गांव है, पूरे देश में इस समय जलग्राम के नाम पर जाना जा रहा है, और पूरे देश में इस मॉडल की सराहना हो रही है। देश दुनिया में भी इस गांव की सराहना की जा रही है। तो एक सामान्य सा गांव जो अपराध और बेरोजगारी सहित तमाम समस्याओं से जूझ रहा था, कैसे इसका सफ़र कैसा रहा कि जलग्राम के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाने लगा? अपने परिचय के साथ चाहेंगे आप पूरे इस सफ़र के बारे में बताएं। सर, मेरा नाम मामून रशीद है और मैं जखनी गांव का रहने वाला हूं। मैं भी पलायन कर चुका हूं। 2 साल 2.5 साल नोएडा में रहा मैं, वहां मैंने काम किया। फिर बाहर कहां तक रहा जाए, अकेले घर में हैं हम। सब लोग कहने लगे भाई गांव में रहो। हमने कहा गांव में रहें तो क्या करें बताइए, कुछ काम तो है नहीं। फिर हमने सोचा चलो, कुछ लोगों ने मेहनत किया, हमारे गाँव के बड़े बड़े किसान, छोटे छोटे किसानों ने मेड़बंदी किया। मेरे खेत सर भी ऐसे पूरे ढालू थे, पूरा पानी नाले में बह जाता था। फिर मैंने भी मेहनत करी, खेत पे आके मेड़े बनाई, उनको लेबल किया, फिर तालाब बनाया। और तालाब बनाने के लिए मतलब मुझे कहीं से पैसा तो मिला नहीं, मैंने ऐसे अपना इधर उधर से करके अपना तालाब बना लिया था। फिर मैंने मेड़बंदी किया, इसमें धान लगाना शुरू किया। आज ऊपर वाले का करम है, बढ़िया धान है मेरा, और कई साल से मैं खेती धान की कर रहा हूँ। और पानी मेरे की वजह से पूरा रुकता है, भराव रहता है, इसलिए जलस्तर ऊपर आया है। और हमारे पूरे गांव में जलस्तर करीब 1.5 मीटर के लमसम बढ़ गया है। तो जो खेत में मेड़ बनाने की शुरुआत हुई और जो जल संरक्षण की शुरुआत हुई, इसका विचार कैसे और कब शुरुआत की गई आप लोगों ने? सर 10 साल पहले हम लोग इसमें जुड़े थे। मतलब सब लोगों ने बैठ के मशवरा किया कि भाई ऐसा है कि कहाँ तक इधर उधर भागा जाए, कुछ अपने गांव में किया जाए कि अपना काम, अपनी खेतों को सही किया जाए, मेड़े बनाई जाए, पानी को रोकने का काम किया जाए। सब लोग, कुछ किसान इकट्ठा हुए, कुछ किसानों ने शुरुआत करी, इसके बाद सब लोगों ने, हमारे गांव में सब ने काम किया इस पे। और मैं समझ रहा हूँ कि बढ़िया काम हुआ। और मेरे गांव के देखते हुए यहाँ आसपास के जितने गांव हैं सर, सब ने यही काम किया है और उसका रिजल्ट सबके सामने है। अच्छा रिजल्ट आया है। सब जगह चारों तरफ धान नजर आता है। जखनी हो गए, चाहे गुरौंडा हो जाए, चाहे जमरई हो, सहेवा हो, बसड़ा हो और खुरहन हो, यहाँ आसपास सब ने हमारे गांव को अपना एक नकल बन करके हमारा काम, उन्होंने सब ने काम किया है।
कोई खास कारण यहाँ पर धान की जो सुगंधित पदार्थ है जो जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है बासमती की, उसकी खेती पूरा आपका जो क्षेत्र है पूरे क्षेत्र में इसी की खास खेती देखी जा रही है। तो कोई खास कारण रहा है बासमती की खेती करने का? जो सबसे बड़ी समस्या थी मार्केटिंग की, उसको आप लोग कैसे करते हैं? हाँ, शुरू में सर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी मार्केटिंग में, पर यह है कि कुछ ऊपर वाले करम रहा कि मार्केटिंग में फिर आराम कुछ साधन मिले, मंडी आई वहाँ से कुछ लोग आए वहाँ से परचेजर वगैरह, बबेरू चला हमारा, फुरहान चला, तो कुछ रेट अच्छा मिला। मेरे गांव से ही बासमती की शुरुआत है। इसके बाद 2 साल के बाद पूरे क्षेत्र में बासमती फैल गया है, पूरे ज़िले में बासमती फैल गया है। तो जो बासमती की खेती हो रही है, क्या भविष्य में आप लोग इसके प्रोसेसिंग और इसका जो मूल्यवर्धन करते हैं कि अच्छा मूल्य मिले प्रोसेसिंग करके, तो आप लोगों ने उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, तो क्या उसके ज़रिए भी आप लोग इसकी प्रोसेसिंग के बारे में सोच रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अपना धान हम खुद निर्यात करें, उसको जाके दिल्ली में बेचें, नरेला में बेचें। आगे हम वहाँ से कुछ और करना चाहते हैं। अभी हमारे मन में तो बहुत कुछ है, पर अब क्या कहें। आपके पीछे जो तालाब दिख रहा है, इस तरह के तमाम सारे तालाब आपके गांव में और आपके गांव के आसपास दिख रहे हैं, तो कितनी मेहनत लगी, कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा? और जैसा कि इसके जो प्रणेता माने जाते हैं उमाशंकर पांडे जी, उनका कितना बड़ा योगदान रहा? क्योंकि कई मंचों पर उमाशंकर पांडे जी की बात छिड़ी है कि उनके प्रयासों से, उनके अगुवाई में ये सारी चीज़ें मूर्त रूप ले पाई। तो कितना सच है इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे पांडे जी ने बहुत ही मेहनत करी है। पानी के मामले में, जल के मामले में सब लोगों को एकत्रित किया, बैठ के मीटिंगें करी, सबको समझाया गया। मैंने भी इस तालाब के लिए बड़ी मेहनत करके बनाया है इसको। तो और सारे तालाब हमारे मतलब सही ढंग से भरे हैं, सब तालाब फुल हैं हमारे लोगों के यहाँ। तो क्या इसमें अतिरिक्त आमदनी के लिए मछली पालन भी करते हैं कि सिर्फ? जी हाँ, मछली पालन भी करते हैं सर। तो धान और मछली पालन और जो आप मेड़ों पर अरहर की खेती कर रहे हैं, लगभग कितने का उत्पादन मिल जाता होगा आपको धान के अलावा? धान में कितना उत्पादन मिल जाता होगा? अरे सर, धान में तो अब करीब यह है कि 8-10 लाख रुपए का धान तो हम बेच ही लेते हैं। लगभग कितने क्विंटल उत्पादन आपको मिलता होगा? कम से कम 400-500 कुंटल, इतना तो लगभग हो जाता है मेरी खेती में। कितना एरिया खेती करते हैं धान की? मैं वही 70-80 बीघे खेती करता हूँ। जी जी। और बाकी तो आप देखे नहीं हैं, तो आपने वीडियो भी ले रखा है। और इसके अलावा जैसे धान का सीजन नहीं होता, रबी की फसल में कौन सी फसल लेते हैं? रबी में सर हम लोग गेहूँ भी बोते हैं जी, और चना भी बोते हैं। जी जी। बस ज़्यादातर यही हम लोगों की किसानी है, गेहूं चना की। जी। तो क्या जैसा कि हमने सुना प्याज की भी इधर बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। प्याज की भी खेती इधर प्याज की भी सर खेती होती है हमारे यहाँ। जी जी। प्याज बहुत लोग लगाते हैं। जी जी। और अच्छा पैदावार है प्याज की यहाँ पे जी। हमारे यहाँ। और कुछ बताना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? बस गांव के बारे में सर ये है कि सरकार से तो कोई सुविधा मिलती नहीं। जी जी। अब किसान ही लगा है अपने काम में, जितना उसकी औकात होती है, जितना उसके पास बजट होता है, उस हिसाब से अपना काम करता है और उसी हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। और मैं 50 बीघे का काश्तकार हूँ। पूरे खेतों पे मेरे धान हैं और कुछ राजनीतिक उसके भी मैं रहा, सहकारी संघ जैसे संगठन का मैं अध्यक्ष रहा, सभापति रहा, निर्विरोध रहा, क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहा। सरकार ने मुझे 20 सूत्री कार्यक्रम में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। तो मेरा अपना अनुभव है और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार जितना बजट खर्च करती है उसी बजट की अलग से कोई बजट की हमें आवश्यकता नहीं है। केवल 2-3 संशोधन वो कर दें। पहली बात कि हमें उचित मूल्य मिले। दूसरा, इस समय बुंदेलखंड को बहुत बुरी तबाह की हुई है अन्ना प्रथा। अन्ना प्रथा पे प्रैक्टिकल काम करें। जवानी खर्च तो सब जा रहा है, पैसा भी जा रहा है। अन्ना प्रथा क्या है? अन्ना प्रथा आपको चारों तरफ जानवर मिलेंगे, खुला जानवर। कुछ किसानों के भी हैं, कुछ बाहर के आ गए। अब वो हमारे गांव में 1000 के आसपास है, तो वो खड़ी फसल पे घुस जाती है। हम लोग जब जारी लगवाते हैं
और रात भर मतलब आदमी खेतों में ही रहता है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। और सरकार से केवल हमारा उद्देश्य है कि जो फालतू वृक्षारोपण, पेयजल दुनिया में जो करते हैं, तो ये लिए अगर किसानों के नज़दीक जा करके, जैसे सरकार ने एक बात कहा था कि मनरेगा से जोड़ेंगे हम किसानी को, खेती को। अब हमें मनरेगा से मजदूर दे के मीडिया हमारी बनवा दीजिए, हमें किसी योजना की जरूरत नहीं। उतने बजट में ही करिए, आप ज़्यादा बजट भी नहीं मांगते, पेड़ लगा उसमें पेड़ लगा दीजिए। वृक्षारोपण वालों को कह दीजिए भाई 5-5 अच्छे वृक्ष आप किसानों को दे दीजिए, मतलब अधिक से अधिक पेड़ बनाओ और उसी के साथ में 5-5, 10-10 पेड़ काश्तकार को दे दीजिए कि आपको लगाना पड़ेगा। और अगर कहीं उसको 2000 रुपये प्रोत्साहन दे दिया जाए वृक्ष लगाने के साथ ही, और एंट्री हो उसमें कि नहीं भाई आपने तैयार किए। देश के लिए क्या कहना चाहते हैं मेड़बंदी के बारे में? देश के लिए तो मेड़बंदी एक बहुत मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है, कबीर उसने कहा था घाघ ने कि 100 के चाहे 50 की हैं, ऊंची राखें आरी, आरी का मतलब मेड़, इतना में जो पायदान हो तो घाघ कभी नहीं जाए। मतलब किसी इंजीनियर ने, नासा ने नहीं बताया था, उसने बता दिया था कि खेत के अगर उससे होता क्या है, तो उसका उर्वरक तत्व वो नहीं बहता, खेत ही बना रहता है। खेत में बना, मतलब जहाँ जहाँ जल संकट है वो सब कोई किसान अपनी मेड़बंदी का पानी रोके, पानी रोके, जहाँ पानी बरसे वहीं रोके। ठीक है। बांदा में जलग्राम जखनी ने जो मिसाल पेश की है वह सिर्फ बांदा ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और कई देशों के लोग भी यहाँ भ्रमण कर चुके हैं। तो जो ये पहल हो रही है, जो धान की फसलें दिख रही हैं दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ धान ही धान, और वह भी सुगंधित धान बासमती की खेती हो रही है। तो ये जो पहल शुरू हुई कितने वर्ष पहले शुरू हुई और जो इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा है, लोगों के आमदनी पर इसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? हुआ क्या कि बगल में हमारे जखनी गाँव है, तो वहाँ के श्री शंकर पांडे जी हैं, उन्होंने कुछ वहाँ शुरुआत से पहले सब्जी और धान की, तो एक चर्चा का विषय बना कि जखनी के किसान काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इनको देखा जाए। तो चूँकि मैं सोशल वर्कर था तो आना जाना भी था, तो वहाँ हमने जब इनका वो देखा कि धान पे बहुत बड़ा चमत्कार आ रहा, इसे सरकारों ने उपेक्षित कर दिया क्योंकि उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो आप कल्पना न करेंगे कि हमारे गांव में 16-17 से बीघे जमीन है, लगभग 13 या 14 से बीघे में तो हम लोगों ने बंदी करवाई अपने पैसे से। 2 करोड़ रुपया लगभग इन्वेस्ट हुआ, और जिस 5-6 बीघे में हम जो खेती करते थे वो आज 13-14 से बीघे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रभाव का पड़ा कि जो शिक्षित लोग बाहर थे, नौकरी न मिल रही थी, 10-15 हज़ार रुपये में दिल्ली गुजरात में जाते थे सूरत, वो लगभग सभी लोग मतलब यहाँ आ गए थे। और उसी से प्रभावित होकर के कुछ लेबर क्लास के जो लोग थे जिनके कर्म का रहता था कि पलायन कर गए, तो वो लोग भी लौट करके खेती बटाई में लेकर के या बलकट लेकर के, और आज ही एक किसान ने 7 लाख में 2 बिस्वे जमीन खरीदी, अब बटाई के खेत करता है, मुल्लू पर बुझा है बेचारा। तो 3-4 परिवार उनके गिरी घाट में 6-7 लाख रुपए का धान वो बेचते थे। तो परिवर्तन 3 चीज़ों का आया कि पहला तो जो हमारे नल हैंडपम्प थे वो सूखने लगे थे। दूसरा परिवर्तन जो हम लोगों ने बोरिंगें कराई थी पानी के लिए, वो बिल्कुल सूख नहीं थी। आज स्थिति ये है कि जो बोर हमारा 60-65 बीघे में पानी न देता था गहराई में, वो 10-15 फीट पे पानी है।
कोई कुआं ऐसा नहीं है जो मतलब लबालब ना हो। और कुछ जगह तो हम लोगों ने इस वर्ष ऐसा धान किया, ये रकबा था 16-17 बीघे का, कि जहाँ न नहर का पानी जाता है न कोई ट्यूबवेल है, लेकिन उन मेड़ों के कारण पूरा धान की फसल अच्छी तरह तैयार है। और ये रबी में, क्योंकि हमारे यहाँ उधर डेरिया था, बुंदेलखंड वैसे भी पिछड़ा कहा जाता है, तो आज परिस्थिति यह है कि हमारी जो रबी की फसल है वो भी नलबंदी के कारण जो है पूर्ण रूपेण हम लोग कर लेते हैं। और मेरा तो जहाँ तक अपना अनुभव है कि थोड़ा सा सरकार के इस वर्ष का रेट 15-16 रुपये कुंटल धान का दिख रहा है, तो किसान की लागत नहीं निकल पा रही। इस पर सरकार को और मीडिया या बुद्धिजीवी जो हैं पहल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इधर आप चले जाएँ टंगवाई तक, तो मैंने स्वयं देखा नोटबंदी, तो लगभग कोई गांव ऐसा छूटा नहीं है कि जहाँ पर करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ अजीत पारा बेलगांव वगैरह में 4-5 करोड़ की मिट्टी डलवाई। तो कभी आप जाइए फिर तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तो पानी का कलंक था हमारे ऊपर, और ख़ासकर ये बांदा जिले में। तो मेरा अपना अनुभव ये है, क्योंकि 70 साल का 65 साल का, कि अब बांदा के ऊपर पानी का कलंक नहीं है। केवल मात्र जो अब उपेक्षित हो रहा है किसान, तो वो धान का सही भाव न मिलने का, उसकी लागत नहीं कर पाए। ये चर्चा का विषय है। सुबह कई लोग आए, भैया क्या होता है 16-17 रुपये में, और आपके माध्यम से सरकार से बात भी करेंगे कि, और पूरे क्षेत्र के किसानों की तरफ से, कि जो आप रेट घोषित करते हैं तो उस पर एक कानून कोई ऐसा सरकार लाए कि उससे नीचे कोई खरीदे नहीं। भाई आपके रेट घोषित करने से क्या फ़ायदा जब हम लोग रेट ही नहीं मिल रहा। और सरकारी जो खरीद है उनके एजेंट हैं, तो वो 1500-1600 रुपये कुंटल लेकर के 1800-1900 रुपये में शाम के बेच देते हैं, तो उनका टारगेट पूरा हो जाता है। और किसान की लागत किसी कीमत पर नहीं निकल रही जितनी लागत हम लोग लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि 2-4 साल बाद कृषि से फिर उपेक्षित होगा, सरकार सभी को रोजगार न दे पाएगी। तो हम आपके माध्यम से भी निवेदन करेंगे सरकार से, उनके जनप्रतिनिधियों से भी, कि इस विषय में थोड़ा सा पहल करें कि ये जो बांदा बेल्ट है, कभी डकैतों के नाम में बदनाम थी, कभी गुंडों के नाम से मशहूर थी, कभी माफियों के नाम से थी, तो उनसे सब जो एंगल थी वो विकास पे आ गए। फसल के नाम पर उनको उत्पादन मिलने लगा। अच्छा, वो जो ज़मीनें कौड़ी के भाव खरीदी जाती थी, तो आप कल्पना न करेंगे महाराज, हमारे बड़े भाई ने 60,000 रुपये का बीघा बेचा। आज हमारे यहाँ 3 लाख 5 लाख तक की जमीन देने को कोई तैयार नहीं। मेड़बंदी के कारण मेड़बंदी का, क्योंकि उसका उत्पादन निकलने लगा। और एक बटाई वाला है, कपिल देव नाम है, लगभग 60 बीघे में किए खेत, और 4 बीघे हैं उसके घर के, और 60 बीघे वो पैसे से लेकर के बलकट, और 60 बीघे में धान किए, और गिरी से की राहत में 10-15 लाख की फसल बेचता है। एक बार का ये टेक हमारे कौन सा धान है ये, कौन सा धान है? हम कौन सा चली कैसा आ रहा है, चली जाते आते ना है डूबरी बाई दर्शन कर। जमाने में पूरा इलाका खाली रहता है, आज सब जगह फसल है। लोगों ने पेड़ डलाई, पेड़ लगाया, बासमती खड़ा,
तरह पड़ा रहता था खाली खेत। जी जी ये खेत तो है ना। शरीर में पार्टों सब नष्ट हो जाइए जो हैं? अब जश्न आया हुआ इतना हम आया है काम चले थे बगल में वही क्या फिर भी जाकर साले आज भैया फोन लगाए भैया आ रहे फोन लगाए भैया आना है